मिश्रिख लोकसभा सीट के संडेला कस्बे में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मिश्रिख लोकसभा के जनादेश को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और चौपाल में जनता के सवालों का सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जवाब देते नजर आए। इसमें सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने पर जोर दिया। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग संदीला तहसील में मौजूद हैं, जो कि हरदोई जिले के अंदर आती है ये और तहसील परिसर में है। हमारे साथ मेहमान हैं, अभी उनका परिचय भी कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम शहर की चौपाल में मौजूद हैं। मिश्रिख लोकसभा की बात होगी और जानेंगे किन मुद्दों पर, किसको लेकर कौन प्रत्याशी और किन मुद्दों पर चुनाव है। इस रिपोर्ट के बाद आइए देखते हैं। प्रतिष्ठित स्कूल की मैनेजर साहिबा भी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी जानकारी की बात की, सबसे बात हो चुकी है। आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर आप क्या प्रस्ताव रखती हैं और आप सरकार से क्या अपेक्षा करती देखिए, सरकार कोई भी आए, लेकिन हम महिलाओं का सम्मान हर सरकार में होना चाहिए। और जैसे हम अगर अपने नगर की बात करें, हम यहाँ पे पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। नगर में महिलाओं को लेके बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे लघु रोजगारों की कमी है अभी। और जो बच्चियाँ इंटर पास करती हैं, अगर कोई वो प्रोफ़ेशनल डिग्री करना चाहती हैं, तो हर किसी का बजट नहीं होता है कि लखनऊ भेजा जाए। ये जो भी बात मैं कर रही हूँ, हमारे प्रत्याशियों से है। मेन हमारे अशोक रावत जी से माँग है कि एक यहाँ पर ऐसा कॉलेज खुले, जैसे नर्सिंग कॉलेज सरकारी, प्राइवेट तो बहुत महँगे होते हैं, कि ऐसा नर्सिंग कॉलेज खुले कि हमारी बच्चियों को बाहर ना भटकना पड़े। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशनल कोर्स होते हैं, जिनका यहाँ पे कॉलेज होना हैं? चाहिए। महिला चिकित्सालय भी शहर के और अंदर है, उसकी हाँ, पोजीशन आप हाँ, महिला चिकित्सालय का थोड़ा-सा उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है और रेगुलर डॉक्टर बैठे। डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, लेकिन जैसे कोई छुट्टी चला जाता है, तो उस दिन वहाँ पे किसी दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आप सोशल वर्कर भी हैं और आप, मैं देखता रहता हूँ, आप सामाजिक कार्य करती रहती है। अभी इधर जैसे इंटर कॉलेज लड़कियों का है, वो शहर से बहुत दूर है, उस बारे मैं चाहती हूँ एक शहर के अंदर इंटर कॉलेज भी होना चाहिए और डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। और ये जो हरदोई रोड पे कॉलेज है, ये शिफ्ट ना होके उधर के लिए रहे, लेकिन एक क्रॉसिंग के इधर एक कॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। में और नगर अध्यक्ष जी, इस बारे में मैम का जो सवाल है उसमें क्या कहेंगे कि अशोक रावत जी की तो बहुत अपेक्षाएं हैं। देखिए, सांसद जी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे महिला कॉलेज और महिला चिकित्सालय की और क्रॉसिंग के लिए। हमारी आदरणीय बुआ जी का प्रस्ताव जो है वो आप पूछिए ऋषभ खन्ना जी से। कॉलेज पास पड़ा हुआ है, उस पर निर्माण चुनाव के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। तो पहले डिबेट में एक साहब ने कहा था कि ये जुमला तो नहीं होगा। नहीं, जुमला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जुमला नहीं देखती, आप पता नहीं। चलिए सर। कहना चाहूंगी कि जो भी चीजें हो रही हैं वो जुमला नहीं है। जैसे आप परिवार में आपके 4 सदस्य हैं, तो जरूरी नहीं कि हमारा बजट हम चारों को एक साथ कपड़े ले आए, है ना? अभी एक को दिया, 2 को दिया, लेकिन ये जुमला नहीं होगा, बनेगा जरूर। चलिए, इतना मतलब मतलब आपने सवाल भी किया, आप ही ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टाइम हो गया ना, खत्म कर दिया ना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन की, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं है, पक्षकार मौजूद नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और इस वक्त यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके सलाहकार भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा में उतर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। जी आलम साहब, बताएं जनता को अपनी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया है। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के दबे कुचले, कमज़ोर, गरीब, पिछड़े लोगों का विकास हो। हर पायदान पे योजनाएं जो सरकार की वो पहुँचे। हम इसी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन से हमारे प्रत्याशिनी श्रीमती राजवंशी जी चुनाव लड़ रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से रोजगार का अकाल है, जिस तरह से संसाधनों का अभाव है देश में, उनको लेके हम जनता के बीच गए हैं। जिस तमाम सरकारों ने परीक्षाएं आयोजित की, पर्चे लीक करा दिए सरकार ने खुद, और नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि देश के युवाओं को रोजगार मिले,
और किसानों को उनकी समस्याओं का समुचित समाधान मिले। इन्हीं मुद्दों के साथ हम अपनी प्रत्याशी के समर्थन में आए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव 2017 में भी आपका गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ, उसमें बात नहीं बनी थी, तो इसमें कैसे? देखिए, हम बात बने या ना बने, हम देश की जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और देश की जनता की भलाई के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुजन समाज पार्टी से बात करते हैं कि जैसे कि शहर में एक बातें चल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त नहीं दिख रही है। अब उनके प्रत्याशी इतनी देर में आए हैं। आइए वो नगर उनके नगर अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या माहौल है बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद। आपको एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बीएसपी मिश्रित क्षेत्र में सबसे मजबूती से लड़ रही है और जो आपके भाजपा के विधायक इस समय जो सांसद हैं वो भी 2 बार बसपा से ही हुए हैं। बसपा बेहद मजबूत है। पिछला चुनाव आपने देखा होगा, नगर में बीएसपी ही जीती थी। सबसे अधिक वोट अगर नगर में मिले थे तो बीएसपी को ही। जब से हमने बीएसपी का नगर अध्यक्ष पद संभाला है, कोई भी चुनाव किए बीएसपी सबसे आगे नगर में रहती है। इस चुनाव में भी बीएसपी सबसे आगे रहेगी। हमारे उम्मीदवार जो आए हैं वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और बहन कुमारी मायावती की नीतियों से प्रभावित होकर लॉ एंड ऑर्डर उनका इतना बढ़िया है कि उत्तर प्रदेश का उनका एक रिकॉर्ड रहा कि 4 बार की सीएम रही हैं और पिछली बार भी लोग कह रहे थे कि बसपा को सीटें नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक सीटें मिली थी भाजपा के बाद वो बहुजन समाज पार्टी ही थी। वो गठबंधन को लेकर थी ना, इस वक्त तो बहन जी अकेली है। गठबंधन से भी अब की ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। लगभग करीब 25 सीटें मिलेंगी बहुजन। चलिए, ये इनका दावा है। और अभी हमारे बीच जो संदीला के युवा नेता हैं और प्रत्याशी के लिए उन्होंने पर्चा भी दाखिल किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं हो पाया। आइए बात करते हैं, देखते हैं संदीला के मुद्दों को लेकर और क्या बात करते नमस्कार आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस सभा में और मीडिया पक्ष का तो बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा। खासकर संडीला विधानसभा के लिए एक प्रश्न कहना चाहेंगे, बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमारा जिस सरजमी पे जन्म हुआ है, वहाँ आज तक तो उचित और नेतृत्व करने वाला कोई नेता ही नहीं मिला हमें। नेता हमें वो मिला है हमेशा जो अवसरवादी रहा है, या किसी पार्टी के लिए अवसरवादी है या वो स्वयं अवसरवादी है। और जिस तरह का माहौल है हमारे यहाँ, इसमें नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी जो आज जो मौजूदा सरकार बोल रही है उनका प्रत्याशी लीड कर पाएगा। पिछले 20 साल बेहाल हैं। हैं? तो क्या मतलब कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत रहा है आपके साथ? नहीं, प्रत्याशी तो जीत रहा है, जिस तरह सरकार की नीतियाँ होती है केवल समाज के काम करने का। लेकिन जो मौजूदा 10 साल से सरकार काम कर रही है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नीति है, वर्ग विशेष को लेकर काम किया जा रहा है। हमारा देश आज़ाद हुआ था वर्ग विशेष से नहीं, समाज से आज़ाद हुए हैं, एकरूपता से आज़ाद हुए हैं। वर्ग विशेष से अगर अगर सरकार काम कर रही है, तो जैसा कि अभी हमारे बीच एक साहब ने बताया था कि कॉलोनियों का जो मिश्रण था, वो तो सबको देखकर किया गया। अब वही बात है, पात्र अपात्र में कुछ डिफरेंट होता है। आप उन्हीं को देंगे जो पात्र हैं, क्या पात्र लोगों को दे देंगे? अब भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर शोषित, वंचित पिछड़े लोगों में कोई आता है, वर्गों की बात ही चलिए, अभी आपके पास आएंगे और आपसे ही बातचीत करेंगे। हमारे बीच एमआईएम से भी मौजूद हैं अतीक साहब, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अफनैन भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो है जो पब्लिक बैठी है सबका धन्यवाद हम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं एमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरे जो है उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन जो है पीडीए गठबंधन है उसके कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं एमआईएम पार्टी हमेशा जो है सबके लिए काम करती है और सबके बारे में जो है सोचती है और सबके लिए काम करती है। ये आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा था जब बहुजन समाज पार्टी से आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे? बहुजन से वो एक परिस्थिति होती है इंसान की और आदमी परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। जिस हिसाब से माहौल बनता है उस हिसाब से काम करता है। मतलब आप माहौल देख के पाला बदलने वालों में? नहीं, पाला बदलना पड़ता है। अगर हमको जनता का विकास करना है और जो है जनता के लिए काम करना है तो हमको किसी भी पार्टी में जाना पड़े तो जा सकते हैं, सिर्फ एक पार्टी छोड़। वो कौन सी पार्टी? वो भाजपा। चलिए, उनके विचार हमारे विचार नहीं। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के पास और जानकारी करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो समाज में जा रहे हैं, और बाकी पक्षकारों ने जो बात रखी उनसे जवाब तलब करते हैं, क्योंकि वो सरकार में है। जी रमन जी, बताएं। बहुत-बहुत धन्यवाद INN 24 न्यूज़ का और हसनैन भाई आपका कि आपने ये बहुत प्यारी सी चुनाव चौपाल में सबको एकत्रित किया है। देखिए, सरकार की जो विकास की योजनाएँ हैं हम उसको लेके बूथों पे जा रहे हैं
और हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव के मैदान में है। और हम लोगों का मिशन है कि अंत्योदय पे खड़ा, अंतिम पायदान पे खड़े पायदान तक जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हम लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप मानिए कि शहर में प्रधानमंत्री आवास लगभग 3840 प्रधानमंत्री आवास है, छोटे से शहर संडीला में। रेहड़ी पटरी वालों को 2770 लोगों को जो है सरकार की तरफ से उनको व्यापार करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया। बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला अंतर्गत के सिलेंडर शहर में बहुत सारे लोगों को मिले, शौचालय मिले। तो हम लोग योजनाओं का विस्तार उस तक ले जा रहे हैं कि अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ ले। और प्रत्याशी हमारे अशोक रावत जी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये मानिए कि 5 विधानसभाओं का मिश्रण है मिश्रित लोकसभा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सब लोग मिलके बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जितने भी कार्यकर्ता हैं मंडल के, जिले के, सब लोग मिलके इस बार मिश्रित में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। अभी जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के पक्षकार ने बात रखी कि वो 2 बार बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद रहे हैं और उसके बाद उन्होंने दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन उन्होंने संदीले के लिए क्या किया, इस बारे में आप? संडीला के लिए देखिए बाईपास पास हो चुका है, रेलवे बाईपास, सेंट्रेसा बाईपास के पास काम शुरू हो गया है। आप देखिए काम शुरू हो गया है। तो मैंने ये बात रखी थी डाक बंगले में उनसे। हाँ, तो वो काम शुरू हो गया है। और आपका बिठूर टू मिश्रिक नेशनल हाईवे पास हो गया। तो क्या अंदर का सब? नहीं, अंदर नहीं, बाईपास से जाएगा। बाईपास से जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। शहर में नुकसान नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। तो विकास कार्य बहुत किए हैं भाजपा ने। पॉलिटेक्निक संडीला लाने का विचार, स्टेडियम बनाने का विचार है। सरकार हमारी 4 जून के बाद बन रही है, हम आपको और विकास कार्य दिखाएंगे। ठीक सर, अब आगे अभी आपसे बात करेंगे, देखेंगे जनता में कोई सवाल। मैं आता हूँ इनके पास और पूछता हूँ क्या कहना चाहते हैं। किसान नेता, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, बस यही सवाल है। इसके लिए हमारे किसान नेता बैठे हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अब आइए देखते हैं, हमारे बीच में एक और साथी हैं, काला कोट पहने हैं तो बड़ा हिसाब से बात करना पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस छोटी सी चौपाल का आयोजन किया और इसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि हमारे इंडिया गठबंधन का, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, किसी भी राजनीतिक दल की। मैं जो सवाल जवाब करूँगा वो आपका सामान्य होगा, देश हित की बात करूँगा। पहला हमारा जो सपा से हमारे आलम भाई ने कहा रोजगार, जो कि हमारे युवाओं की प्रथम वरीयता है रोजगार। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या सपा सरकार में जो रोजगार होते थे, जिनको मिलता था, क्या व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष नहीं दिए जाते थे? क्या पेपर लीक नहीं होते थे? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया उन्होंने, पेपर लीक होते हैं। ये सत्य है, लीक हुए। मैं मानता हूँ इसको, बस बात को। लेकिन क्या सपा सरकार में सभी जगहों पर भर्तियाँ हो गई थी? हाँ या ना? पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। जी, अच्छा सवाल किया है हमारे वकील साहब ने। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसी भी भेदभाव के बिना रोजगार देने का काम किया और योजनाओं को देने का काम किया। समाजवादी सरकार में जो भी लाभ मिला वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। हमारे वकील साहब ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसी भी भेदभाव के बिना रोजगार देने का काम किया और योजनाओं को देने का काम किया। समाजवादी सरकार में जो भी लाभ मिला वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। आपने देखा होगा जो भी योजनाएं हमारी पार्टी की सरकार ने चलाई उसका लाभ सबको मिला। रोजगार देने का हमने काम किया, जो भी योग्य था, जो भी परीक्षाओं को पास करके आया उसे रोजगार मिल रहा था। हमारी सरकार में कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई जो लगातार पर्चे आउट हुए हों, 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, इस तरह घटनाएं नहीं हुई। अब ये भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित प्रयास है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार का लालच दिया जाए और फिर परीक्षा में पेपर आउट। ये आरोप लग रहा है, इसका अयोध्या जी से जवाब ले लें। जी, देखिए, ये एक महज इत्तेफाक है कि अगर कोई सरकार पेपर आउट नहीं कराती है। आप पढ़े लिखे हैं, पेपर आयोग कराता है। चलिए, इन्होंने इत्तेफाक का नाम दिया, आप क्या कहेंगे? हमारा मुद्दा था रोजगार। हमने कहा था कि व्यक्ति विशेष, क्या समाजवादी पार्टी, अभी क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो शायद बुरा लग जाएगा, क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद की बात, धन की व्यवस्था नहीं थी सपा में? 8 लाख लाइए, 10 लाख लाइए, नौकरी पा जाइए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी चाहे 10 वैकेंसी भर्ती हो या 2 भर्ती हो, लेकिन
1 रुपए सरकार घूस कहीं पर अगर ले रही हो तो मैं जानना चाहूंगा। घूस का आरोप लग रहा है सब आप पे। अब 10 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस तरह के आरोप थे तो भारतीय जनता पार्टी को टीम गठित करना चाहिए था, उसको मंजर आम पे लाना चाहिए था आवाम के सामने। इसलिए भाजपा के पास कुछ नहीं है बताने के लिए, इस तरह से भ्रमित करने का काम करते हैं। 10 साल से आप सरकार में बैठे हैं, आपने तो कहा था केजरीवाल को जेल भेजेंगे, आपने जांच नहीं कराई। आप तो कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ नहीं किया। 10 साल से आप सत्ता में हैं और आप कुछ नहीं कर सके, सिर्फ आरोप, अनकल आरोप, जो आपका तरीका रहता है। बहुजन समाज पार्टी इस पे क्या कहना चाहेगी? देखिए, सपा के जो प्रभारी रहे हैं आलम साहब, उनकी बात कुछ हद तक सही है कि जो यह भाजपा सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, उस पे खरी नहीं उतर सकी है। तमाम लोगों को कहा था आपके घर में पैसा आएगा, कोई आएगा, और जो वो योजना चली राशन कार्ड की, जो ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन रही है, जिसने देश आज़ादी को लेकर किया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और सुन लीजिए, आवास के मामले में अगर सबसे ज़्यादा आवास हुए हैं तो काशीराम कॉलोनी में अब्दुल मन्नान साहब जो विधायक रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। संडीला में आप शुरू बॉर्डर से आप शुरू करिए, सरकारी अस्पताल, चाहे तहसील हो, नगर पालिका हो, थाना चौकी, और जितनी हाई मास्क लाइटें सड़कें हैं, ज़्यादातर उनकी देन। ITI भी उन्होंने तो बनवाया 2 बार से हार रहे हैं बराबर, नहीं, हारने की वजह से है कि और काम उन्होंने दल भी बदले। नहीं, दल बदलने से नहीं है, काम से मतलब होता है कि दल बहुत से लोग बदल रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े-बड़े नेता हैं देखिए, जिनका नाम नहीं यूथ लेना देखें, चाहते। यूथ क्या कह रहा है। कुछ भी कहने से बेहतर है कि रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। हमारे प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश जिस पायदान से नीचे आया है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की बात करेंगे। मैं कहता हूँ संडीला विधानसभा में स्वास्थ्य स्तर कितना बेहतर है। अभी हाल ही में 1 साल पहले जब डेंगू रहा, एसडीएम मंगला प्रसाद सिंह से मेरा सीधे उनसे प्रश्न था कि आप बताइए डेंगू को लेकर मौजूदा सरकार की क्या व्यवस्था है। ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वयं स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करने जाते हैं, किसी के सारे नहीं जाते हैं, अचौक निरीक्षण करते हैं। जहाँ व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं उसको चुस्त दुरुस्त कराते हैं। और जैसे रोजगार की बात चल रही है, रोजगार की बात पे मैं कहनी बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। संडीला में एक सुरेश चंद्र गुप्ता जी रहते थे, समाजवादी सरकार में उन्होंने 2 बार मेंस एग्जाम पास किया, पर उनका नौकरी, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, इसलिए नौकरी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने मेंस परीक्षा पास की और आज वो समीक्षा अधिकारी हैं। है कि नहीं, आप लोग बताइए। 2022 में यूपीएससी का मेंस हमने लिखा हुआ है, तो मेरा मेंस क्लियर होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इंटरव्यू क्या भी होता है ना, कहेंगे? इंटरव्यू भी होता है ना, नहीं, इंटरव्यू में आप हो चुका है। भैया ने जिस और तरह कहा आईएएस मेंस अगर इन्होंने पास किया है तो प्रमाणिकता लाए। नहीं, प्रमाणिकता 2022 प्रमाणिकता ये गलत बात है। हवा में कहने से नहीं चलेगा। हवा में कहने से मैं कह रहा हूँ कि मैं पीसीएसजे का पेपर पास कर चुका सर, हूँ। वो हमारे सर भी रहे हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता की बात हो रही है कि 2 बार वो आरओ मेंस की बात करें। आरओ में पहली बार तो मेंस नहीं होता है, आरओ चलिए में हम मेंस नहीं होता है। इधर आते हैं, देखते हैं वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं। संदीले की मुंशी फूट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ जब पूरा हिंदुस्तान बना, उसके बाद देश आजाद होने के बाद संदील प्रदेश का गठन हुआ। 5 तहसीलों में संडीला तहसील का गठन हुआ था। उसके बाद आज तक सारे सत्ता दल के, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, प्रदेश में सरकारें रही हैं और देश में भी सरकारें रही। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की, इस समय है, लेकिन किसी ने भी अधिवक्ताओं के हित में यहाँ पर काम नहीं किया। मौजूदा समय में भी आज मुंसिफ के लिए हम केवल सोच रहे हैं, हो सकता आ जाए। हाथ मार रहे हैं बहुत देर से विवेक जी, क्या जी? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लोगों ने जो बुलाया है, सभा की बैठक की है, मुद्दों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। व्यक्तिगत हम आईएएस बन गए, व्यक्तिगत हम तहसीलदार बन गए, उससे मतलब नहीं है। जैसा कि हमारे अजहर भाई ने कहा, आवास, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उनका कहना सत्य है कि उन्होंने माननीय श्री अब्दुल मन्नान साहब का नाम लिया। मैं उनसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब्दुल मन्नान साहब हों या माननीय पाठक जी हों, यह योजना जो है सबसे अधिक जो जमीन पे धरातल पे काम पर आई है, तो इस सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आई है। चाहे वो कोई भी दबा कुचला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? ना, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास,
उपलब्ध हुआ है। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, किसी भी वर्ग को लेकर के आप बात मत करिए, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जमीन पर आपको दिखता है। हमारे बीच युवा भी मौजूद हैं, हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। जी, आज तक की हम इतनी पार्टियां जो आई, सरकारें बनी, बूढ़ बहुमत की सरकारें बनी, चाहे कोई भी सरकार आई हो, आज तक जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसी गरीब को एक छत देने का काम किया है और उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर देने का काम किया है। तो उसका एक बजट होता है, ये जानना चाहिए। दूसरी चीज जो बात उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने खाना देने का काम किया, तो मैं बताना चाहूंगा अपने साथी को, ये फूड गारंटी एक्ट कांग्रेस सरकार लेके आई। उसमें ये प्रोविजन है कि आपको खाना देना ही पड़ेगा। ये आप जो अपनी सरकार ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फूड गारंटी एक्ट है सरकार का, और उसमें आपको खाना खिलाना ही पड़ेगा। जैसे कि केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी का कानून बनाया था, वैसे फूड गारंटी आपने मनरेगा को ढकोसला बताया था, और आप उस मनरेगा का आज ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार ने जो गरीब के हित में सोचा, उसकी देन है ये कि लोगों को खाना मिल रहा है, लॉकडाउन में खाना मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे बीच में बहुत देर से किसान नेता भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दा है उनका, क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने कोई भी काम किसान के लिए नहीं किया है, और हम चाहते हैं मेरा कितना किसान मर गया है। और भाजपा सरकार ने ये जो अभी भाई ने कहा कि छत देने का काम किया है, तो छत देने का काम किया है, लेकिन जो छत दी है उस पे नाम तो उनका हो गया, प्रधानमंत्री आवास जो भी है वो तो नाम उन्हीं का हो गया। सवाल तख्ती को लेकर सवाल, तख्ती जो बाहर नेम प्लेट लग रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, नेम प्लेट इसलिए लग रही है कि आपको पात्र हुए हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है, इस बात की प्रामाणिकता है। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि एक आदमी को मान लीजिए तख्ती नहीं लगी, वो दोबारा अप्लाई कराएगा, उसको दोबारा मिल जाएगा, तो आप ही लोग कहेंगे कि एक आदमी को 2 बार मिल गया। और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। किसान सम्मान निधि दी है, किसानों को 1045 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त कर। चलिए आते हैं किसान जी। ये जो आवास बने हुए हैं उसमें तो ऊपर लिखना चाहिए, जैसे किसी का मकान है तो ऊपर लिखना चाहिए, बबलू का है, बाद में आवास का लिखना चाहिए था। वो तो जमीन जो है, एग्रीमेंट जो है, हमको लग रहा है जमीन का एग्रीमेंट हो गया है। इनके अभी इनके अंदर जहन है कि उस का सवाल है कि तख्ती जो लग रही है वो किस चीज की, अध्यक्ष बताएं कि तख्ती का सवाल है, वो तख्ती पे जाए। तख्ती उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उसकी पहचान कैसे होगी? उनका कहने का मतलब ये है कि नाम ऊपर होना चाहिए था और बाकी की योजना नीचे होनी चाहिए, तो इससे उनको डाउट है। हाँ, उनको डाउट जब है। कोई योजना होती है तो योजना का नाम सर्वप्रथम होता है, फिर उसको आप देखो, उसमें पूरा विवरण है, डीपीआर नंबर, लाभान्वित व्यक्ति का नंबर, और जब कोई भी योजना चलेगी तो उसमें साफ साफ लिखा है। उसमें नरेंद्र मोदी आवास योजना तो नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसान, हाँ, अतीक साहब हमारे मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं, जो ये आवास योजना चल रही थी, लेकिन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। यही तो वादा हुआ था, लेकिन अभी तो 2024 आ गया, अभी तो सबको मकान नहीं मिले। 3470 मकान बट गए हैं, और चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री आवास की स्कीम खुलने वाली है। अच्छा, हमारा एक सवाल है, मतलब कि संडीला नगर को जिला बनाने को लेकर कितने प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संडीला जिला बनाने के लिए बहुत प्रयासरत है। लखनऊ देहात के नाम से बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि संडीला जो है लखनऊ देहात जिले। ये 2 साल पहले हमें जानकारी हुई थी, लेकिन हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैपिंग हो गई जिले की। आप विश्वास रखिए कि सरकार गठित होने के बाद ही। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे हैं मैपिंग हो गई, वो तो ईसीआर की हुई है, स्टेट कैपिटल रीजन की मैपिंग हुई है। अगर आप जिला बनाने की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर संडीला होगा कि नहीं होगा, ये बताएं। संडीला ही हेडक्वार्टर होगा। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि वो तो उनके कहने से आ रहा है, कहीं कोई योजना ही नहीं आई है, जिस तरह कार्य चल रहा वही चलेगा, जिले के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। कुछ योजनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती, ये प्लान हो चुका है। जैसा कि हमारे आलम भाई ने सवाल किया, हेडक्वार्टर संडीला होगा या नहीं, तो उनकी बात सही, मैं सहमत हूँ। मैं अध्यक्ष से जानना चाहता हूँ, क्या हमारा जो संडीला होगा या किस श्रेणी में आएगा, लखनऊ देहात में आएगा या खुद जिला होगा? उन्होंने बताया लखनऊ देहात जिला। जी, देखिए, जो आपकी चौपाल है
वो चुनाव लोकसभा को लेकर है। ये छोटी छोटी नगर की ये समस्या, नगर की समस्याओं को लेकर ही शहर की चौपाल है ना ये। पिछले शहर की चौपाल है। आज शहर में भी बहुत समस्याएं ऐसी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का आपका यहाँ चेयरमैन है, विधायक हमारे भाजपा के हैं। तो अब जो यहाँ पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, अब वो मिला है, तो उसमें अगर कोई भेदभाव होता है या कोई नस्ल का होता, जाति का होता, धर्म का होता, तो कोई ऐसा तो हमें नजर नहीं आया, न अभी तक कोई ऐसी हमको जानकारी मिली है कि नगर में समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन है ये कोई गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं, या भाजपा की अलका सिंह जो हमारी रघुवंशी जो विधायिका हैं वो बेजा दबाव बना के किसी अपात्र को कर रहे हैं। तो जो सरकार से योजना भाजपा से अति जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको देने के लिए आई है, तो वो तो जन जन तक पहुंच रही है, उसमें न हिंदू है न मुसलमान है। चलिए, गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आता हूँ और देखिए क्या कहना चाहते हैं बहुजन समाज देखिए, पार्टी। जो भाजपा के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी एक समस्या है, संडीला में इतने साल से कोई महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, न कोई कोशिश करता है। संसद जो होता है वहाँ सदस्य होता है इसका प्रतिनिधि, लेकिन कोई भी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं कराया। इसके पहले मेमो ट्रेन का हमने कराया था, आपको मालूम है, राहुल गांधी से मिलके जब हम नगर अध्यक्ष थे तो हमने इतना काम कराया था, हम और सुख सागर मिश्र मधुर, उनसे कह के हमने ये मेमो ट्रेन चलवाई थी। इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। चुनाव के बाद 3 ट्रेनों का स्टाफ संडीला को सौगात मिलने वाला है। ट्रेनों के नाम मैं घोषणा कर दूंगा बाद में, क्योंकि मैं खुद संडीला स्टेशन रेलवे समिति का सदस्य हूँ। स्टाफों का ट्रेनों का स्टाफों का मिलेगा। देखिए, संडीला एक औद्योगिक शहर है, बहुत पुराना शहर है। अमृत योजना, रेल अमृत योजना जो चल रही, संडीला को इसमें नहीं शामिल किया गया, जब इससे छोटा स्टेशन बालामऊ को शामिल किया गया। चलिए इस बारे में बालामऊ जंक्शन है,